नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में हमारी आज तक 124 कार्यक्रम बन चुके हैं और आज की इस सीरीज का जो कार्यक्रम होने वाला है ये 125वें नंबर का कार्यक्रम होने जा रहा है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 724 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 725वें नंबर की जन्म कुंडली होने जा रही है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से ठीक इसी प्रकार से किया जाए तो आप अपने जन्म का विवरण, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 2.5 से 3 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर कार्यक्रम बना करके निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का उसमें किया जाएगा। यदि आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करते हैं तो वहां आपको सशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के विषय में या और भी सर्विसेज जो ज्योतिष से संबंधित हमारे कार्यालय द्वारा आप तक प्रोवाइड कराई जाती हैं उनके विषय में बताया जाएगा। अतः यदि आप निःशुल्क की मांग करते हैं तो आपको YouTube का केवल सहारा लेना होगा, जो कि थंबनेल पर लिखा भी है कि एक्सक्लूसिव ऑन YouTube। अब हम बिना विलंब के अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उसके भी पहले जो दर्शक जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीखना चाहते हैं वो मेरे साथ साथ जन्म कुंडली का निर्माण अपने सॉफ्टवेयर में करते चलें। उसके बाद में जो मैं प्रश्न पढ़ता हूँ उस प्रश्न में कहीं ना कहीं परेशानी दी रहती है, तो उस परेशानी का कारण उस जन्म कुंडली में आप निकालने की कोशिश करें। इससे आपकी प्रैक्टिस भी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली जो जन्म कुंडली या जो पहली जन्म कुंडली है वो 725वें नंबर की है। ये बेबी निशात खान नाम से इनका नाम है। तो निशात खान जी, आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ जो इन्होंने दिया हुआ है वो है 20 अगस्त 1996। जन्म का समय है रात के 12:10 00:110 और प्लेस है डिडवाना। राजस्थान। वृषभ लग्न की आपकी जन्म कुंडली है और राशि आपकी तुला बनती है। तो वृषभ लग्न और तुला राशि, तो पूरी तरह कहीं ना कहीं आप शुक्र से प्रभावित हैं। तो शुक्र की स्थिति कोई देखा जाए वो आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। आद्रा नक्षत्र में गुरु की दृष्टि से दृष्ट। नवमांश में आपके शुक्र की स्थिति को देखा जाए तो शुक्र आपका उच्च राशि में है और षडबल में सबसे ज्यादा बली आपका शुक्र ही है। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में अगर शुक्र बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति को ज्योतिष में भी रुचि होती है। उस शुक्र पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अगर ज्योतिषी बनता है तो ज्योतिष के क्षेत्र में उसकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हो जाती हैं। हालांकि आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय में मंगल है जो कि वाणी की कड़वाहट को भी प्रदर्शित कर रहे हैं। इन्होंने प्रश्न किया है कि मैंने गवर्नमेंट एग्जाम 17-18 अक्टूबर 2022 में दिया था जिसका रिजल्ट सितंबर में आने वाला है। मुझे जानना है कि क्या मैं इस एग्जाम में सफल हो पाऊंगी। मतलब ये फीमेल का चार्ट है। ठीक है, देख लेते हैं। वृषभ लग्न में लग्नपति तो आपकी कुंडली में ठीक है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि रात का आपका जन्म है तो सूर्य आपकी कुंडली में स्वग्रही बैठे हैं परंतु चतुर्थ भाव में है। अब सूर्य को दशम भाव में दिग्बल की प्राप्ति होती है। जन्म कुंडली के 12वें, 11वें, 10वें, 9वें, 8वें इन भावों में यदि सूर्य हो तो ऐसा इसका मतलब है कि जातक का जन्म दिन में हुआ है। हालांकि स्त्री के केस में रात का जन्म अच्छा माना जाता है, परंतु आज के परिवेश में अब आप ही देखिए, सरकारी नौकरी तो दिन का जन्म को ही ठीक माना जाएगा, लेकिन सूर्य जो है आपके वो चतुर्थ भाव में बैठे हैं जाकर के, तो चतुर्थ भावस्थ सूर्य को बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। लेकिन ठीक है, षडबल में उनके पास में बल है और गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर आपको वर्तमान समय में चल रहा है। दशमपति शनि बनते हैं जाके लाभ भाव में बैठे हुए हैं और शनि और केतु की युति, शनि की दृष्टि आपके लग्न पर है और 96 का आपका जन्म है। देखिए इस बार तो मुश्किल है। जो आप बता रहे हो, जो आपने एग्जाम दिया है वो आपने केतु की अंतरदशा में दिया है और केतु की अंतरदशा में केतु लाभ स्थान में है। तो लाभ स्थान में केतु है तो उनकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही, फलस्वरूप कंफ्यूजन की स्थिति। तो इस बार तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर आप लगे रहते हो क्योंकि आपकी कुंडली में शनि की दृष्टि लग्न पर है, शनि की दृष्टि अगर लग्न पर हो तो जो आपकी चाहते हैं वो कहीं ना कहीं पूर्ण तो हो ही जाती है, भले ही समय लगे। तो इस वर्ष तो नहीं, अगले वर्ष में आपकी जन्म कुंडली में जरूर योग आ रहे हैं। और अगर आप इस वर्ष और अटेम्प्ट करते हो, इस वर्ष और एग्जाम देते हो, जैसा कि आपने बताया कि अक्टूबर में फिर से एग्जाम होने वाला है, तो अक्टूबर का एग्जाम दीजिए तो नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट ईयर में
सिलेक्शन होने की संभावनाएं आपकी जन्म कुंडली शो करती है। अब रही बात उपाय की, तो उपाय के तौर पर तो मैं आपको यही बता सकता हूँ कि अपने सूर्य को कुछ हद तक ठीक करने की कोशिश करिए। तो सूर्य को ठीक करने के लिए आप रविवार के दिन तांबे के पात्र में, शनिवार की रात में तांबे के पात्र में जल भर करके रखिए और रविवार के दिन उस जल का भक्षण कीजिए, उस जल को पीजिए, ताकि सूर्य का तत्व आपके शरीर में बढ़ सके। और जो भी आपके धार्मिक स्थल होते हैं उस धार्मिक स्थल पर जा करके नित्य अगर आप वहाँ जाएँ, वहाँ की साफ सफाई करें, तो वो भी उपाय आपके लिए ठीक होगा, क्योंकि अष्टम का गुरु है, ये आपको देर सवेर पेट का रोगी बनाने वाला है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए, तो गुरु के उपाय करते रहिए। आगे बढ़ जाते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये नीलांजन चटर्जी जी की है। डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 20 अगस्त 1994। अच्छा, ऊपर वाली जन्म कुंडली भी 20 अगस्त की थी और ये भी 20 अगस्त की ही है। 9:59 AM और जन्म स्थान है कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ये जन्म कुंडली तुला लग्न की बनती है और राशि आपकी मकर बनती है। तो तुला लग्न और मकर राशि, देखिए लग्नेश और राशि जो हैं वो आपस में तो मित्र होते हैं, परंतु तुला लग्न की कुंडली वायु तत्व का लग्न है और राशि जो है वो भूमि तत्व की राशि है। ठीक है, और गुरु की महादशा में गुरु का अंतर आपको चल रहा है। तुला लग्न की जन्म कुंडली में गुरु का लग्न में होना, वो भी राहु के साथ में, कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां देगा और ये परेशानी का कारण बनेगा। वैसे तो गुरु लग्न में दिग्बली होते हैं, परंतु इस लग्न में गुरु का जाकर के लग्न में बैठना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां तो देता ही देता है। शुक्र आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश बनते हैं, वो जाकर के 12वें भाव में नीच राशि में बैठे हैं। हालांकि शुक्र को 12वें भाव में योग कारक माना जाता है, यहाँ अति विशिष्ट कारक ये होते हैं। ठीक है, नीचत्व भी उनका एक तरह से भंग ही माना जाएगा, क्योंकि बुध के घर में ये नीच के हुए हैं और बुध लाभ स्थान में कारक स्थिति में होकर के बैठे हैं। प्रश्न जो है इनका वो है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूं, कब मिल पाएगा। देखिए, आप लोगों ने इस पर कभी ध्यान दिया या नहीं दिया, मैं एक जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम में लगभग 4 से 5 सवालों का चयन इसमें होता है, 4 से 5 कुंडलियों को देखता हूं और उन 4-5 कुंडलियों में से अगर हम 5 का लेते हैं तो 5 में से 3 जो प्रश्न होते हैं वो सरकारी नौकरी से संबंधित होते हैं। आपको क्या लगता है कि केवल आपकी जन्म कुंडली के आधार पर आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी? देखिए, अगर इस आधार पर मिले तो बहुत मुश्किल है। अब आप तुला लग्न के हो और गुरु की महादशा आपको चल रही है, तो यहाँ 2 तथ्य और 2 तर्क बनते हैं। पहली चीज तो तुला लग्न की कुंडली में गुरु को योग कारक प्लैनेट तो है नहीं, तो अब आकारक प्लैनेट, सर्वथा मारक कहा जाएगा उनको। अब आकारक प्लैनेट की महादशा में सरकारी नौकरी जैसी भविष्यवाणी करना या प्रेडिक्शन देना कहीं ना कहीं गलत है। परंतु षष्ठपति होकर के लग्न में बैठे हैं, षष्ठ भाव जो है वो कंपटीशन का है, तो ऐसे जातकों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फाइट करने के बाद में सफलता मिल जाती है। और ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि तुला लग्न की कुंडली हो और चतुर्थ में अगर चंद्रमा बैठे तो ऐसा व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति होती है। गुरु चंद्रमा का चौथे 10वें का संबंध गजकेसरी योग आपकी जन्म कुंडली में भी है, तो इस कुंडली में सरकारी नौकरी के योग तो बनते हैं, परंतु इस वर्ष में नहीं है। जुलाई 2024 में जब गुरु में शनि का अंतर प्रारंभ हो रहा है, उसके बाद में आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में जो है वो 3 अंश पर तो है, लेकिन लाभ स्थान में है। लाभ भाव में सूर्य जो है वो अति विशिष्ट कारक हो जाता है। तो 2 ग्रहों का अति विशिष्ट कारक भाव में होना, नवमांश में सूर्य का उच्च का होना मजबूती को प्रदर्शित करता है। तो ठीक है, प्रयास करिए, परंतु सूर्य सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं देते हैं। आपकी कुंडली में जो चंद्रमा है वो चतुर्थ भाव में बैठे तो हैं जाकर के, और किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि से दृष्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मंगल की एकमात्र दृष्टि जा रही है, लेकिन मंगल भी आपका भाग्य भाव में है, तो भाग्य भाव में मंगल के होने के चलते कहीं ना कहीं इसको ठीक ही मान लेता हूं मैं। फिर भी गुरु की महादशा कुछ हद तक डिस्टर्ब करेगी, कंसंट्रेशन में परेशानी देगी, क्योंकि राहु के साथ लग्नगत है, स्वाति नक्षत्र में, राहु के ही नक्षत्र में। तो गुरुवार के दिन मंदिर में जाइए, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लीजिए और अपनी कैलेबर के अकॉर्डिंग जितना भी आप कर सकें कुछ दान दक्षिणा वहां पर करें, पीली चीजों का दान वहां पर करें, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। और गुरुवार के दिन गाय को चने की दाल खिलाइए, इससे आपके गुरु से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है उसमें कमी आएगी। और सूर्य की आराधना, सूर्य भगवान को जल देना, ये करते रहिएगा, ताकि सरकारी नौकरी, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य पर शनि की दृष्टि है। इस केस में एक चीज ये भी देखने में आती है, नोट करने वाला पॉइंट है कि जन्म कुंडली में सूर्य पर शनि की दृष्टि हो तो सरकारी नौकरी तो हो जाती है, क्योंकि सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना यानी कि अपमानित कराने वाला ये योग बनता है, बॉस के साथ में संबंधों को खराब कराने वाला योग बनता है। तो अब संबंध को अगर खराब कराना है तो पहले बॉस होना तो चाहिए, तो उसके लिए वो तो मिल जाता है, परंतु होता क्या है कि एक एक नंबर से लास्ट में जाकर के आप रह जाते हैं। तो ये सूर्य पर शनि की दृष्टि का प्रभाव है, तो सूर्य आराधना करते रहें, इससे थोड़ा सा आपको ये रिलीफ देगा। अगली जन्म कुंडली जो है ये सुलेखा साहू की आईडी से पायल साहू जी की है। तो पायल जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 1999, दोपहर के 1 बजे का जन्म है।
और जो जन्म स्थान है वो है मिर्ज़ा बाज़ार, पश्चिम मिदनापुर। आप लोग स्टेट दिया करिए, देखिए ये अजीब से शहर हैं, अब ये देखते हैं मिलता है या नहीं। देखिए मिर्ज़ा बाज़ार वगैरह तो नहीं मिलेगा इसमें। मिदनापुर तो मिल रहा है, वेस्ट बंगाल में है ये। सिंह लग्न है आपका, राशि आपकी तुला बनती है। इनका प्रश्न है कि गुरुजी मेरी शादी कब होगी और ससुराल कैसा होगा, पति कैसे होंगे, मैरिज लाइफ कैसी होगी। सप्तम पति सिंह लग्न की जन्म कुंडली है। देखिए जब भी जन्म कुंडली कर्क लग्न की हो, सिंह लग्न की हो, मकर लग्न की हो या कुंभ लग्न की हो, मतलब लग्नेश सूर्य चंद्रमा या शनि बन जाएं, तो इस केस में दाम्पत्य को बहुत औसत दर्जे का ही देखा गया है जन्म कुंडली का मिलान होने के बाद भी। तो उन्हीं लग्नों में से एक लग्न में आप जन्मे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे बहुत से कारण बनते हैं। कर्क लग्न में परेशानी होती है अत्यधिक भावुकता, कुछ ज्यादा ही भावुक हो जाना। अत्यधिक भावुकता भी अगर दाम्पत्य में आएगी तो कहीं ना कहीं परेशानी होगी। सिंह लग्न में क्या होता है, अति आत्मविश्वास हो जाता है, अति अहंकार हो जाता है, तो वो आपके साथ भी होता होगा क्योंकि वो सूर्य का स्वभाव है। मकर लग्न में क्या होता है, कुछ ज्यादा ही उदासीन हो जाते हैं, कुछ ज्यादा ही अकेले में रहना पसंद करने लगते हैं, तो वो कहीं दाम्पत्य खराब होता है। और कुंभ में क्या होता है, आप इसको ओवर फिलोसफर कह लीजिए या हर चीज में ज्ञान देना, क्योंकि घड़े का चिन्ह होता है ना, तो वहां भी दाम्पत्य कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाता है। सिंह लग्न की कुंडली में लग्नपति सूर्य बनते हैं, जाकर के दशम स्थान में बैठे हुए हैं, भरणी नक्षत्र में है, नवमांश में स्वग्रही, हालांकि राहु से दृष्ट हो रहे हैं, लेकिन ठीक है। सूर्य शनि की युति आपकी जन्म कुंडली के नवम भाव में बनी हुई है, तो सूर्य और शनि की युति में शनि का बल बढ़ता है, वो सप्तम पति है। और आपके सप्तम भाव के स्वामी शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। अब सप्तम पति मंगल पर शनि की दृष्टि का पड़ना, ये दाम्पत्य विच्छेद की संभावनाओं को प्रदर्शित करता है। नवमांश कुंडली में आपकी जाकर के देखा जाए तो सप्तम पति वहां भी भाग्य भाव में है, राहु से युत है, शनि से दृष्ट है, और सप्तम भाव में मंगल का होना। शुक्र नवमांश में आपका नीच का है, जन्मांक में आपका शुक्र वृषभ राशि में बैठा है, परंतु नवमांश में आपका शुक्र नीच का है। और शुक्र और गुरु के बल को जन्मांक से ज्यादा नवमांश कुंडली में देखने की आवश्यकता पड़ती है। कारण गुरु जो है वो तो सर्वे सर्वा है, और शुक्र जो है वो नवमांश कुंडली मेनली दाम्पत्य के लिए देखी जाती है, और शुक्र दाम्पत्य जीवन का कारक है। वो आपके नवमांश में नीच का है, फलस्वरूप आपके दाम्पत्य जीवन की परेशानियों को ये प्रदर्शित कर रहा है। तो बिना जन्म कुंडली का मिलान किए अगर आपका विवाह होता है तो विवाह चलना मुश्किल है, क्योंकि ससुराल कैसा होगा। देखिए अगर पति ठीक हो जाते हैं, पायल, तो अगर पति ठीक हो जाते हैं तो ससुराल तो वैसे भी ठीक हो जाएगा, और अगर पति ही ठीक नहीं तो ससुराल कितना भी ठीक हो वो आपके लिए ठीक कभी नहीं रह जाएगा। अष्टम भाव का स्वामी गुरु है, वो अष्टम भाव में ही बैठा है और उस पर राहु की दृष्टि पड़ रही, तो भाव और भावपति दोनों ही पीड़ित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं भाव कारक के रूप में भी यहाँ पर मैं गुरु को ही देखूंगा। तो जन्म कुंडली का बाकायदा मिलान करके ही आपका विवाह होना चाहिए, क्योंकि शनि की महादशा में मंगल का अंतर आपको वर्तमान समय में चल रहा है। अब शनि की महादशा में मंगल का अंतर वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता, तो बाकायदा कुंडली मिलान करके विवाह करिए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ऑलरेडी नवमांश में शुक्र पीड़ित है। नवमांश में शुक्र अगर पीड़ित हो तो पति का वो पूर्ण सुख जो चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है। बाकी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा मंगल की युति, तो चंद्रमा मंगल की युति होने के चलते आप चंद्र कुंडली से मांगलिक हैं, तो जो भी आपका पति हो वो भी चंद्र कुंडली से मांगलिक होना चाहिए। अपने जन्म स्थान से साउथ वेस्ट डायरेक्शन से प्रयास करिएगा, शादी का रिश्ता आने की संभावना वहीं से है। आपने पूछा था शादी कब होगी, तो शनि की ही महादशा चल रही, सप्तमेश की महादशा है, और 1999 का आपका बर्थ है। शनि सप्तम पति होते हैं मेरे अकॉर्डिंग, इस जन्म कुंडली के हिसाब से 2026 में विवाह के योग बनेंगे, और उसके पहले करना भी ठीक नहीं है। शनि में राहु में तो विवाह करने की तरफ बिल्कुल आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि शनि में राहु में यदि आप विवाह करने की तरफ आगे बढ़ते हैं तो बहुत दिक्कत जाएगी। तो 2026 में ही विवाह के योग हैं, उसी समय पर आप विवाह के लिए आगे बढ़िए। और शुक्र के लिए आप एक उपाय करिए कि जो आपका हरा चारा जो होता है वो लेकर के शुक्रवार के दिन गाय को दिया करिए, और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र या दुर्गा चालीसा, अगर उच्चारण साफ हो तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़िए, नहीं तो दुर्गा चालीसा का पाठ नित्य करिए। अभी नवरात्रि जब होगी तो उस समय पर संकल्प लेकर के आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं, तो उसको करिए। आगे बढ़ते हैं, ये यूजर नाम से अकाउंट है, आईडी है, और जो जन्म कुंडली है ये तनु मोंडोल की है। तो तनु जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है, देखिए इनका प्रश्न तो बड़ा वैसा है तो ले लिया गया है, लेकिन जन्म का समय यहाँ नहीं है। कि मेरी बेटी की जन्म कुंडली है, हमने इसे यहाँ उड़ीसा में एक ज्योतिषी को दिखाया था, जिन्होंने कहा कि मेरी बेटी की शादी कभी नहीं होगी, लेकिन देर जाएगा, टूट टूट जाएगा।
कृपया करके एक बार देखिए। देखिए कृपया करके देख तो रहा था मैं, लेकिन जन्म का समय ही नहीं है तो कहाँ से कृपा होगी फिर। कृपा कराने के लिए भी जन्म का समय तो लगेगा ना। अगली जन्म कुंडली जो है ये त्रिलोकी जी की है। क्या होता है, आप डिटेल्स देने में या कमेंट्स करने की इतनी जल्दबाजी रहती है कि उसको पढ़ा ही नहीं जाता। संकीर्तन त्रिलोकी जी की जन्म कुंडली है, 3 अक्टूबर 1989, सुबह के 8:43 का जन्म है। जन्म स्थान है चेन्नई। तमिलनाडु। तुला लग्न है, राशि भी आपकी तुला बनती है, तो आप भी पूरी तरह शुक्र से प्रभावित हैं। और बुध की महादशा में बुध का अंतर आपको चल रहा है। शायद आपकी जन्म कुंडली को मैंने पहले देखा हुआ है। सर क्या मैं गोमेद धारण कर सकता हूँ या कौन सा स्टोन धारण करूँ? तुला लग्न में राहु योग कारक है, पंचम भाव में बैठे हैं राहु आपके, शनि के घर में बैठे हैं, शनि की दृष्टि से दृष्ट है, धनिष्ठा नक्षत्र में है। नवमांश में आपके राहु को देखा जाए तो वो भी तुला राशि में ही है और गुरु की दृष्टि से दृष्ट है। वैसे गोमेद तो आप धारण कर सकते हैं, लेकिन गोमेद धारण करने की आवश्यकता क्या आन पड़ी है आपको, किस फील्ड में आप हैं, वो अगर आप बता देते तो ज़्यादा सही रहता। क्योंकि देखिए राहु या केतु के रत्न 100 में से 99 बार नहीं पहनाए जाते, तो जिसको पहनाने की पॉसिबिलिटी मात्र 1% की होती है। तो समझ में नहीं आ रहा कि क्यों। हाँ, अगर आप राजनीति से जुड़े होते या शराब इत्यादि का आपका काम होता और हम राहु के रत्न के विषय में, क्योंकि देखिए पंचम भाव में अगर राहु के फल को देखा जाए तो पंचम भाव में ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि पंचम भाव या नवम भाव त्रिकोण अथवा त्रित्रिकोण में पापक ग्रह भी जाते हैं तो वो स्वयं शुभ फल प्रदाता बन जाते हैं, नुकसान के रूप में उस भाव को वो जरूर कमजोर कर देते हैं। तो पंचम भाव में बैठे हुए राहु शनि के घर में है, शनि की दृष्टि से दृष्ट है, मंगल के नक्षत्र में है, मंगल भी आपका हस्त नक्षत्र में बुध के घर में बुध के साथ ही बैठा हुआ है, तो नुकसान तो कुछ भी नहीं है पहनने में। लेकिन फिर भी अगर आपका 89 का बर्थ है, अब संतान भाव में राहु बैठे हैं, तो संतान भाव में राहु होने के चलते, क्योंकि संतान भावस्थ राहु पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है ना, तो दो दो विच्छेदात्मक ग्रहों का प्रभाव संतान भाव से है, तो संतान से दूरी की स्थिति को आप बढ़ा देंगे। तो राहु को आप ना पहने तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप तुला लग्न के हैं, आपके लिए योग कारक ग्रह शनि होते हैं, तो शनि के रत्न की तरफ हम विचार अगर करते हैं तो शनि आपकी कुंडली में शत्रु राशिस्थ हैं, तो शनि का रत्न भी नहीं बनता। शुक्र के रत्न की तरफ आप देख सकते हैं, चलित में आपका जो शुक्र है वो लग्न का ही फल दे रहा है, तो आप शुक्र का रत्न सक्षम हो तो हीरा अन्यथा ओपल बनवा करके राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में धारण करिए, वो आपके लिए कहीं ज्यादा अच्छा मैं देखता हूं। शुक्र का रत्न धारण करना आपके लिए अच्छा होगा। यदि आपको या आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज है, तब शुक्र की रत्न की तरफ मत जाइएगा और एक चांदी का छल्ला बनवा करके लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर में धारण कर लीजिएगा। परंतु अगर इस तरह की स्थिति नहीं है तो आप शुक्र के रत्न की तरफ विचार करें। राहु के रत्न को पहनने से लाभ इत्यादि की स्थिति तो बन जाएगी जरूर, लेकिन उसके बाद में संतान से संबंधित परेशानियां आपको जीवन काल में देखने को मिलेंगी। तो राहु के रत्न की तरफ आप ना जाएं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं और अगर इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से ठीक इसी प्रकार से किया जाए, तो आप अपने जन्म का विवरण, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 2 से 2.5 या 3 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से यूट्यूब पर किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।